दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चकमा माइग्रेंट केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इस जजमेंट को आए हुए 25 साल पूरा हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम ये जानने वाले हैं जिन चकमा और हजंग समुदाय के लिए ये लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था, क्या उन सभी चकमा और हजंग लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए, क्या उन्हें मौलिक अधिकार मिले और वर्तमान में 25 सालों के बाद उनकी परिस्थिति क्या है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो उनके बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम बात करते हैं चकमा माइग्रेंट केस के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा एक PIL जो है फाइल किया गया, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को लागू कराने के लिए एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था। जब भी किसी नागरिक और गैर नागरिक का अधिकारों का हनन होता है तो चकमा माइग्रेंट केस को आधार बनाकर कोर्ट से न्याय का जो है गुहार लगाया जाता है। तो चकमा माइग्रेंट केस को अच्छे से समझने के लिए यह समझना होगा, जब भारत और पाकिस्तान का आपस में विभाजन हो रहा था तो उस समय चकमा साम्राज्य भारत में सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश चकमा साम्राज्य को पाकिस्तान के हिस्सा में दिया गया। 1962 भारत और चीन के युद्ध के बाद ही चकमा और हजंग परिवारों को नेपाल में लाया गया। वर्तमान में उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चकमा हजंग को इसलिए लाया गया ताकि भारत के सीमा का सुरक्षा कर सके, जिसके चलते भारत सरकार की ओर से चकमा हजंग परिवारों को आत्म सुरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार और नेपाल प्रशासन एवं वहां के मूल रहवासी समुदायों की आपसी सहमति से चकमा और हजंग के प्रत्येक परिवार को 5-5 एकड़ 3 जगहों पर दिया गया, जैसे कि तिरप, लोहित और सुबनसुरी। भारत सरकार ने 4012 चकमा हजंग परिवारों को प्रत्येक परिवारों को 4200 एवं 5 एकड़ जमीन देकर मदद की है। चकमा समुदाय की बहादुरी एवं भारत के प्रति ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए चकमा समुदाय को सीमा सशस्त्र बल में लिया गया और बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान किया गया। चकमा और हजंग परिवारों को राशन कार्ड के साथ बंदूक के लाइसेंस दिया गया एवं एक नागरिक के तरह सभी प्रकार के मौलिक अधिकार सरकार की ओर से उन्हें दिया गया। उस समय इस पाकिस्तान ने भारत की मदद से एक अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। असम राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य था, जिसके लिए बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम में आए। तभी असम के लोगों को लगा इस प्रकार चलते रहा तो हम सभी लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जिसके चलते 1980 के दशक तक असम में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन शुरू हुआ शरणार्थी या विदेशियों के खिलाफ। जब असम में ये आंदोलन चल रहा था तभी वो आंदोलन आग के तरह पूरे आसपास के राज्य में फैल गया था और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों ने भी चकमा और हजंग के विरुद्ध में एक जो है आंदोलन शुरू कर दिए। इस प्रकार 1980 तक पूरे अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हजंग के विरुद्ध में एक उग्र आंदोलन खड़ा हो चुका था और बहुत सारी जगहों में चकमा और हजंग लोगों को दौरा दौरा के पीटा गया। आम जनता के दबाव में आकर अरुणाचल प्रदेश के सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा। 1980 को सरकार ने यह निर्णय लिया कि सरकारी और गैर सरकारी किसी भी दफ्तर में अब चकमा हजंग को नौकरी या काम नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते सभी प्रकार की जो सुविधाएं चकमा हजंग को मिला हुआ था सभी प्रकार की सुविधाएं वापस लिया गया। हालांकि चकमा और हजंग समुदाय के लोग बहुत मेहनती थे, इसलिए सरकार के किसी सुविधा के बिना भी वो जीवन यापन कर रहे थे। उस समय चकमा और हजंग समुदाय के लोग साग सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाते थे,
लेकिन जब भी वो बाजार में जाते थे तो उन्हें धमकियां मिलता था, चकमा हजंग गो बैक का नारा सुनने को मिलता था। अब वो बाजार में भी नहीं जा सकते थे। बहुत सारी जगहों में चकमा परिवारों के घरों को जलाया गया और तहस नहस किया गया और चकमा हजंग गो बैक, चकमा हजंग गो बैक करके रैली निकाला गया। 1990 तक चकमा हजंग का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था, जिसके चलते 31 अक्टूबर 1991 को चकमा हजंग से सभी प्रकार के राशन कार्ड जमा करने के लिए निर्देश दिया गया और 1992 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक और निर्णय लिया गया कि चकमा और हजंग को अरुणाचल के बाहर निकाल फेंकने के लिए। सरकार के इस निर्णय के बाद चकमा और हजंग समुदाय के प्रति अन्याय और अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगे। चकमा और हजंग समुदाय के लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर जंगल में भागने लगे। लोगों का चकमा और हजंग के खिलाफ आंदोलन जारी रहा और कभी कभी चकमा और हजंग लोगों के घर को जला दिया गया और साथ ही साथ साग सब्जी बेचकर जो लोग जीवन यापन कर रहे थे उनका भी बाजार में साग सब्जी बेचना बंद कर दिए थे और जो भी बाजार में साग सब्जी बेचने जाता उन्हें मारा जाता था और पीटा जाता था। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया 30 सितंबर 1995 तक चकमा हजंग अपने घर परिवार छोड़कर अरुणाचल प्रदेश से चला जाए, अन्यथा उनके अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ चकमा हजंग ने सोचा हम जंगल के रास्ते असम की ओर चले जाएंगे, लेकिन तब तक असम सरकार ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए थे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा असम कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। चकमा हजंग का प्रवेश रोकने के लिए बॉर्डर को बंद कर दिया गया एवं गोली चलाने का अनुमति दे दिया गया। जब असम सरकार ने चकमा हजंग को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया तो ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गया, जिसके चलते 9 सितंबर 1994 को पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष इस बात को प्रस्तुत किया गया, जिसके चलते राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को एक नोटिस भेजा। 30 सितंबर 1994 को चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ये उत्तर दिया कि अब सभी प्रकार की चीजें अंडर कंट्रोल में है, हमारे काबू में है और चकमा हजंग को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। 15 अक्टूबर 1994 को CCRCHAP ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने एक शिकायत पत्र भेजे थे कि चकमा और हजंग लोगों का मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और हजंग के खिलाफ अन्य अत्याचार कम नहीं हुए। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक 100 से भी अधिक ज्यादा घरों को जला दिया गया और बहुत सारे चकमा लोगों को पीटा गया, जिनसे अब कोई कुछ खरीद भी नहीं रहे थे, न ही चकमा हजंग को कुछ बेचने दे रहे थे। बाजार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकाल कर चकमा हजंग लोगों को दौरा के पीटा गया। तो इस प्रकार चकमा लोगों की जान की खतरा को देखकर CCRCHAP ने 28 अक्टूबर 1995 को एक अर्जेंट पिटीशन फाइल किए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने, जिसके चलते अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि अरुणाचल प्रदेश के प्रशासन कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों के साथ दे रहे और जो सच्चाई है उन्हें छुपा रहा है। जिसके चलते 21 नवंबर 1994 को चकमा हजंग बस्तियों से उनके गांव से सभी प्रकार के स्कूल, आंगनवाड़ी, कुल 59 आंगनवाड़ी वहां से वापस लिया गया। 22 नवंबर 1994 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को एक नोटिस भेजा
जिसमें ये निर्देश दिया गया कि चकमा हजंग लोगों को नागरिकता दिया जाए और उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। उस नोटिस के माध्यम से ये भी कहा गया चकमा और हजंग लोगों को केंद्र सरकार और नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन के आपसी सहमति से वहां पर चकमा हजंग लोगों को बचाया गया एवं चकमा और हजंग 1972 में जो फेक इंदिरा गांधी और मुजीबर रहमान के बीच में आपसी समझौता हुआ, जिसके तहत चकमा और हजंग नागरिक बनने के लिए योग्य है। और आगे ये भी कहा गया सेक्शन 5A सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत चकमा और हजंग सभी प्रकार की योग्यताएं उनमें है, तो इसलिए उन्हें नागरिकता दे दिया जाए। इसके बाद में भी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो चकमा हजंग लोगों से जो मौलिक अधिकार छीना था, वो मौलिक अधिकार वापस नहीं किए। 20 सितंबर 1995 को फिर से अफसू के द्वारा क्विट नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया 31 दिसंबर 1995 तक सभी चकमा हजंग अरुणाचल प्रदेश छोड़कर चला जाए, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये नोटिस जारी होने के बाद में 2 नवंबर 1995 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी बिठाया गया। 9 जनवरी 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि हमारा देश कानून से चलता है और यहाँ पर सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। किसी को अपने अधिकारों से वंचित रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। और ऐसा कहते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 निर्देश दे दिए। पहला निर्देश कि अरुणाचल प्रदेश सरकार सभी चकमा हजंग लोगों के जीवन और अधिकारों का प्रावधान करे और फिर साथ ही साथ उन सभी चकमा और हजंग लोगों का सुरक्षा करे। यदि आवश्यकता पड़े केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स मंगाया जाए। दूसरा, ये कहा गया कि किसी भी चकमा हजंग परिवार को अपने घरों से और अपनी जगह से न निकाला जाए। तीसरा, ये कहा गया कि जिन भी समुदायों ने चकमा और हजंग के खिलाफ क्विट नोटिस जारी किए थे, उन सभी लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। चौथा, ये कहा गया सभी प्रकार के चकमा हजंग समुदाय के जो सिटीजनशिप एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, सभी फॉर्म को बिना किसी इंक्वायरी के ये केंद्र सरकार को भेजा जाए। पांचवा, ये कहा गया कि जब तक चकमा हजंग परिवारों का एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से जगहों से निकाला ना जाए, जब तक कानून के माध्यम से कोई निर्णय ना लिया जाए। छठा, ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति ने इस चकमा हजंग समुदाय के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया, उस व्यक्ति को 10,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने चकमा माइग्रेंट केस में 9 जनवरी 1996 को अपना ऐतिहासिक जजमेंट दिए और इस जजमेंट के आधार पर नागरिक और गैर नागरिक सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार मिलता है एवं मौलिक अधिकार में से आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये सभी नागरिक और गैर नागरिकों के लिए भी अप्लाई होता है। इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद चकमा और हजंग लोगों को क्या उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए? चकमा समुदाय के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों को नदी के किनारे बचाया गया। नदी के किनारे होने के कारण हर साल ज्यादा बारिश होता है और ज्यादा बारिश होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी की ओर से गांव की ओर पानी आता है। वो ब्रह्मपुत्र नदी हर साल लोगों के फसल बर्बाद करता है, लोगों के जमीन अपने पानी के साथ बहा के लेकर जाता है। हर साल लोग अपने घर से बेघर होते हैं, अपनी जमीन और फसल खो देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे दैनिक जो दशा है, बुरा परिस्थिति चकमा लोगों का स्थिति है,
क्योंकि चकमा लोगों को सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलता है। सरकारें और नेता बदल जाते हैं लेकिन चकमा और हाजंग लोगों की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, जैसा है वैसा ही रह जाता है। पिछले वर्ष 2017 को बहुत सारे चकमा परिवारों के घर और जमीन पानी के माध्यम से बहा के लेके गया, जिसके चलते चकमा और हाजंग लोगों ने जंगल में कुछ घर बनाए थे। उन सभी लोगों के घरों को आग लगाया गया और बुलडोजर से तोड़ा गया और सरकार के माध्यम से कोई जमीन नहीं दिया गया था। चकमा और हाजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। 1964 में प्रत्येक परिवार को 5-5 एकड़ जमीन दिया गया था। आज तक उसी जमीन से गुजारा कर रहे हैं। आज उन सभी लोगों के परिवार और जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन नहीं है। आज उनके पास पैसे होते हुए भी बाहरी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, इसलिए उन सभी लोगों का परिस्थिति बहुत बुरा है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 को चकमा और हाजंग लोगों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने से प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए चकमा और हाजंग लोगों के पास योग्यता और क्षमता होने के बावजूद भी उन्हें अपने राज्य में नौकरी नहीं मिलता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि चकमा और हाजंग लोगों को व्यापार करने के लिए भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। चकमा और हाजंग सभी लोग नमक को छोड़कर हर चीज का उत्पादन करते हैं, लेकिन उत्पादन करने के बाद भी सस्ता में उसको बेचना पड़ता, क्योंकि उनके पास व्यवसाय करने के लिए किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा 1980 को प्रतिबंध लगाया गया था। और चकमा और हाजंग लोग अपने राज्य में किसी भी परीक्षा में जो है शामिल नहीं हो सकते। जिससे 2017 को कुछ चकमा लोगों ने एग्जाम देने के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उन आवेदनों को खारिज कर दिया गया एवं चकमा लोगों के नाम उस लिस्ट से नाम हटा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजंग लोगों की जनसंख्या लगभग 65,000 से ज्यादा है। चकमा और हाजंग लोगों को सरकारी योजनाओं से किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलता है और अरुणाचल प्रदेश में काम करने का प्रतिबंध होने के कारण चकमा और जो हाजंग अपने आमदनी के लिए, जीवन चलाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचकर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं पढ़ाई करने के बाद हमें खेती ही करना है, मजदूरी ही करना है, फिर इस पढ़ाई का क्या लाभ होगा। इसलिए वो पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आज भी चकमा और हाजंग लोग कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलता एवं सरकारी नौकरी पाने की परीक्षा में शामिल होने के लिए भी कोई अधिकार नहीं है। 50 सालों से चकमा और हाजंग लोगों के मुद्दा को अब तक स्थायी समाधान क्यों निकाल नहीं पाए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार चकमा और हाजंग लोगों के मुद्दा को समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के ठोस कदम क्यों नहीं उतारे। 2017 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने भी बोले थे कि मैं चकमा और हाजंग लोगों का मुद्दा का समाधान निकालूंगा, पर अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब तक उसका कोई समाधान नहीं आए हैं। आखिर कब तक इस प्रकार से अपने ही देश के लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाएगा? ये देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। 1964 के दौरान जो 4012 चकमा हाजंग परिवार को पूर्व पाकिस्तान से लाए थे, आज वे लोग सिर्फ 1100 से लेकर 1200 लोग जीवित हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक चकमा और हाजंग लोगों की जनसंख्या वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 65,000 से भी अधिक है। चकमा समुदाय के लोग जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिनके पुरखों ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी जान गंवा दी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोग गंदे राजनीति का शिकार है और 1980 के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चकमा और हाजंग लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया था और सार्वजनिक रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी अरुणाचल में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। आखिर क्या वजह है? सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय एवं राज्यसभा समिति के सुझाव के साथ साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बावजूद भी चकमा समुदाय के लोगों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजंग के मुद्दे पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि सभी पार्टियां केवल
राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा देते रहते हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सभी चकमा और हाजंग समुदाय को ये जान लेना चाहिए कि वे सभी भारत के नागरिक हैं, इसीलिए उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने होंगे। यदि यह वीडियो अरुणाचल में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोग देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे समुदाय के लोगों को ये पता चले कि वे शरणार्थी नहीं है, भारत के नागरिक हैं, बल्कि उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। और जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।